कन्यादान। पारुल की शादी उसकी माँ एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के विवेक से करती है और विदाई के समय अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को समझाती है। भगवान तेरा आंचल खुशियों से भर दे मेरी बच्ची। अपने ससुराल वालों को आदर और सम्मान देना पारुल बिटिया। हाँ माँ, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगी और अपने ससुराल को ही अपना परिवार मानूंगी। इतना कहते ही पारुल अपनी माँ के गले लग जाती है और कुछ ही पलों में वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुँचती है, जहाँ उसकी सास मालती और जिठानी कोमल उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। अंदर आते हुए पारुल का पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक उसे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो ना? अरे बहू, ससुराल में आते ही कदम लड़खड़ाने लगे तेरे, तो आगे क्या होगा? आपकी छोटी बहू बहुत नाजुक मालूम पड़ती है माँ जी, इसका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। अरे तुम लोग किन बातों में लग गए? बहू बेटे को थोड़ा आराम भी तो करने दो अब। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं। आइए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। पारुल बहुत से अरमानों के साथ अपने ससुराल में आई थी और धीरे धीरे वो ससुराल के माहौल में ढल भी रही थी। एक रोज़ जब वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी जिठानी वहाँ आती है। ये लो, सब जगह देख लिया मैंने और तुम यहाँ रसोई में पसीना बहा रही हो। अरे जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। पर क्यों दीदी, कहीं जाना है क्या हमें? हमें नहीं, तुम्हें। देवर जी की छुट्टी करवाई है मैंने, ताकि वो तुम्हें कहीं घुमाने ले जा सके। अरे नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूमना फिरना तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ। अरे तुम अपने पति के साथ बाहर जा रही हो, पड़ोसन के साथ नहीं। जुम्मा जी की इजाजत चाहिए। अरे जाओ भी अब। पारुल मुस्कुराते हुए रसोई से चली जाती है। कुछ ही देर में विवेक और पारुल तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर राजेश अखबार पढ़ रहा होता है। वो दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए दूर से ही हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। पारुल विवेक के साथ समय बिताती है। दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर खुशी खुशी घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में पारुल को आइसक्रीम की शॉप दिख जाती है। ज़रा गाड़ी रोकिए ना, मैं घर वालों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। सबके लिए लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा ना? ठीक है, ये लो पर्स और ले आओ आइसक्रीम। तब तक मैं एक ज़रूरी कॉल कर लेता हूँ। पारुल आइसक्रीम लेने के लिए कार से उतरती है और विवेक फ़ोन पर बातें करने लगता है। पारुल आइसक्रीम ले ही रही होती है, तभी एक जोर की आवाज़ होती है। वो झट से पलटती है तो देखती है कि एक बड़े से ट्रक ने विवेक की गाड़ी को टक्कर मार दी थी और विवेक बेसुध कार में पड़ा था। ये सब देखकर पारुल वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि विवेक अब नहीं रहा और वो विधवा हो चुकी है। विवेक की शोक सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी, तो वहीं पारुल अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ, मेरा क्या होगा? मुझे नहीं जीना मुझे। कैसी बात कर रही है बेटी? भला होने को कौन टाल सकता है? संभाल अपने आप को बेटा। बहन जी, आप बहू को घर ले जाइए। आपके पास रहेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? अब तो यही इसका घर परिवार है और दुख के समय में अपने घर परिवार से अलग होना ठीक नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर पारुल को बहुत अजीब लगता है, जैसे उसकी माँ उसे घर ले जाना ही ना चाहती हो। इस हादसे को हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं और पारुल अब घर के कामों में अपना मन लगाने लगी थी, लेकिन हंसी तो मानो जैसे उसके चेहरे से गायब ही हो चुकी थी। एक रोज़ जब पारुल कपड़े सुखाने जा रही होती है, तभी उसकी जिठानी उसके हाथ में और कपड़े थमाते हुए कहती है, पारुल, ज़रा इन कपड़ों को भी अच्छे से धोकर सुखा देना। लेकिन दीदी, मैंने कपड़े धो लिए हैं, आप पहले दे देती तो साथ में धुल जाते। हाँ, तो दोबारा धोने में तुम्हें कौन सी आफत आ रही है? कोई हाथ से तो धोने नहीं है, मशीन में डालकर निकालने हैं। बस उसमें भी तुम्हारे इतने नखरे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था दीदी। अरे मुझे तुम्हारे मतलब को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जितना कहा है उतना करो। अपनी जिठानी का अपने प्रति ये व्यवहार देखकर पारुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम के समय मालती बाजार से खरीदारी करके लौटती है तो पारुल उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए चाय बना दूँ?
अरे मुझे सांस तो लेने दे, आकर सर पर खड़ी हो जाती है जब देखो। अरे भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो? बहू पूछी तो रही है। क्योंकि इसकी शक्ल देखकर मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैंने अपने बेटे का ब्याह इसके साथ किया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो। ये सुनकर पारुल की आंख नम हो जाती है। तभी कोमल हॉल में आती है और राजेश बात को पलटते हुए कहता है, अरे बड़ा समय लगा दिया तुमने बाजार से आने में। ऐसे भी क्या खरीदारी कर रही थी? हाँ माँ जी, दिखाइए ना क्या क्या लाई हैं आप। अरे वो तो पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है ना, तो थोड़ा सामान लेने में समय लग गया। ये ले बड़ी बहू, तेरे लिए ये नई साड़ी लाई हूँ, इसे ही पहनियो शादी में। और छोटी बहू के लिए? आप पगला गए हैं क्या? छोटी बहू के लिए ये रंग बिरंगी साड़ी नहीं बनी है, और ना ही वो हमारे साथ शादी में जाएगी। अरे शुभ कामों में विधवा का भला क्या काम। मालती की बातें पारुल सह नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। बीतते समय के साथ मालती और कोमल का व्यवहार पारुल के साथ और कठोर होता जा रहा था। पारुल बेचारी घर का सारा काम अकेले करती और कहीं बाहर आती जाती भी नहीं, और किसी को फिर भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। एक रोज़ वो मालती से कहता है, मालती, छोटी बहू ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। देखो, भाग्यवान हम तो आज है कल नहीं, लेकिन उस बेचारी की तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो हमें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारे बेटे की विधवा है, आपकी बेटी नहीं जिसका घर बसाने की इतनी चिंता है आपको। मालती राजेश के इस फैसले के खिलाफ थी, और ये बात जब कोमल को पता चलती है तो वो भी इस फैसले के खिलाफ होती है। पारुल रोते हुए अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, इसलिए आप मेरा घर दोबारा बसाना चाहते, लेकिन एक विधवा को दुल्हन बनता ये समाज नहीं देख सकता। और लोग क्या कहेंगे पापा जी, थोड़ा सोचिए तो सही। लोगों का क्या है? जब तुम लोग इसके अपने होकर भी उसकी खुशियां नहीं चाहते तो समाज से क्या उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन मुझे इस बच्ची की खुशियों की फिक्र है, इसलिए मैं इसकी शादी दोबारा इस घर से भी अच्छे घर में करवाऊंगा। राजेश की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बीतते समय के साथ राजेश पारुल के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में लग जाता है, और संयोग ऐसा बनता है कि उसके पुराने दोस्त के बेटे से ही पारुल के रिश्ते की बात बन जाती है। साथ ही राजेश के इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता, और कुछ ही दिनों में राजेश अपनी बहू का कन्यादान कर उसे नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद देकर विदा करता है।